नमस्कार, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज से हम उनकी जो बुक है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल उसे शुरू करने वाले हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये समझने वाले हैं कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसके नामकरण को लेकर के क्या क्या विचार व्यक्त किए जाते हैं, साथ ही हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसे कितने उपकालों में विभाजित किया गया है, और साथ ही जो आधुनिक काल है उससे पहले जो रीति काल था, तो रीति काल और आधुनिक काल की काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, वो क्या हैं, इन सभी चीजों को समझेंगे। और बड़े ही ढंग से आपके जो दो प्रश्न हैं वो मैं आप लोगों को यहां क्लियर भी करवाने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे बड़ी बात आती है इसके नामकरण को लेकर के। तो सबसे पहले देखिएगा, नामकरण के बारे में हम बात करते हैं। हिंदी साहित्य का जो चौथा चरण है उसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। और देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास एक व्यवस्थित ढंग से लिखने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की जो आरंभिक सीमा है, वो आरंभिक सीमा जो है हम यहां पर बात कर लेते हैं, आरंभिक सीमा। तो आरंभिक सीमा क्या मानते हैं, देखिएगा, यानी विक्रम संवत 1900 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। और अगर इसको सन के बारे में अगर कन्वर्ट करें तो सन हो जाती है 1843 ईस्वी से और अब तक, ठीक है ना। और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आधुनिक काल कह करके सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही संबोधित किया था, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने यहां पर आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को जो आधुनिक काल है, ठीक है ना, तो यहां पर लिख देता हूं, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। अब देखिएगा, सबसे बड़ा सवाल तो यहीं से बनता है कि आखिरकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा क्यों दी। तो आपको थोड़ा सा पीछे चल करके समझना पड़ेगा कि जो रीति काल था, रीति काल के अंदर जो काव्य लिखा जाता था वो पद में लिखा जाता था, कविता के रूप में लिखा जाता था, ठीक है ना। वहां पर श्रृंगारिकता की प्रधानता होती थी और ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता था। गद्य शैली के अंदर लेखन कार्य मुख्य रूप से यहां आधुनिक काल के अंदर ही दिखता है। हालांकि पहले भी कुछ ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जहां पर 252 वैष्णवन की वार्ता का जिक्र होता है, ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता का जिक्र होता है, जहां पर गद्य का कुछ रूप देखने को मिलता है, लेकिन वो ब्रज भाषा के अंदर दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए कि गद्य के अंदर जो लेखन कार्य अधिक मात्रा में हुआ है वो इस आधुनिक काल के अंदर ही हुआ है। और यहां पर भी हम भारतेंदु युग के अंदर बात करेंगे कि भारतेंदु युग के अंदर जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1868 के अंदर कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था, तो तब से वहां पर गद्य विधाओं का लेखन कार्य भी वहां पर प्रकाशित होने लगा था। तो गद्य की मात्रा अधिक होने की वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कह करके संबोधित किया है। दूसरा देखिएगा, दूसरे नंबर पर आप ध्यान रखेंगे वर्तमान काल। तो ये वर्तमान काल जो नाम दिया है वो किसने दिया है, ये मिश्र बंधुओं ने दिया है। किसने दिया है, मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है। अब ये मिश्र बंधु कौन है भाई, ये तीन भाई हैं जिसका नाम है, एक का नाम आता है गणेश, एक का नाम आता है श्याम और एक का नाम आता है सुखदेव, ठीक है ना, सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। तो ये पीछे का सरनेम सभी के साथ साथ चलेगा। तो यहां पर देखिए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाइयों को मिश्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है। और मिश्र बंधुओं के द्वारा जो ऐतिहासिक पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद, ठीक है ना। और उस मिश्र बंधु विनोद के अंदर ही इन्होंने आधुनिक काल को वर्तमान काल कह करके संबोधित किया है। और इसकी जो आरंभिक सीमा है वो विक्रम
संवत, क्या मानी है, विक्रम संवत 1926 से और अब तक का जो समय है उसे इन्होंने वर्तमान काल कह करके संबोधित किया है। तीसरे नंबर पर देखिएगा आता है साहित्य काल। कौन सा आता है, साहित्य काल। साहित्य काल कौन है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। कुलश्रेष्ठ इन्होंने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को साहित्य काल कह करके संबोधित किया है। और ये तीन लोग और नाम आते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी साहित्य को आधुनिक काल कह करके ही संबोधित किया है। तो आधुनिक काल किसने कह करके, एक नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, दूसरा नाम ध्यान रखेंगे डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, तीसरे नंबर पर ध्यान रखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों इतिहासकारों ने आधुनिक काल को आधुनिक काल की ही संज्ञा दी है। तो ये इनके नामकरण को लेकर के है कि आधुनिक काल को सबसे पहले आधुनिक काल नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, लेकिन गद्य की अधिकता होने की वजह से वहां पर उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी। और इसका आरंभिक समय विक्रम संवत 1900 से अब तक, या सन के बारे में बात करेंगे तो 1843 से लेकर अब तक का समय। फिर ध्यान रखिएगा इस आधुनिक काल को वर्तमान काल कह करके संबोधित किया है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु ये तीन भाई हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, और इनके द्वारा जो ऐतिहासिक पुस्तक लिखी है मिश्र बंधु विनोद, ठीक है ना। और विक्रम संवत 1926 से अब तक का जो समय है उसे वो वर्तमान काल की संज्ञा से संबोधित करते हैं। साहित्य काल जो है डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ है, उन्होंने साहित्य काल कहकर संबोधित किया है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, रामस्वरूप वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी साहित्य को जो चतुर्थ चरण है उसको आधुनिक काल की ही संज्ञा दी है। अब आधुनिक काल है, अब आधुनिक काल को आधुनिकता के बारे में आपको समझ में आनी चाहिए कि आधुनिक जो शब्द है वो दो तरह से आपको समझना है, यानी मध्य काल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। ये परिभाषा किसकी है, ये डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है, मध्य काल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। इसका मतलब क्या है कि ये जो युग है ये अपने मध्य काल यानी रीति काल से तो अलग है, और इस काल के अंदर एक नवीन, एक नई सांसारिक दृष्टिकोण लोगों के या कवियों के दृष्टि में उभर कर आया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य का ये जो आधुनिक काल है और इसमें जो आधुनिक शब्द है ये दो अर्थों को सूचित करता है, यानी मध्य काल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण को सूचित करता है। अब मध्य काल से भिन्नता का क्या मतलब है कि मध्य काल के अंदर अर्थात रीति काल के बारे में हम बात करें तो रीति काल के अंदर देखिएगा जो समय है वो 1650 से लेकर और 1850 यानी 200 वर्षों का साहित्य सृजन जो है वो किस रूप में हुआ था, वो एक तरह से हम यह कह सकते हैं दरबारी साहित्य के रूप में हुआ, या हम यूं कह सकते हैं कि संस्कृत के ग्रंथों का अनुसरण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे गए, या फिर वहां पर श्रृंगारिकता का बाहुल्य था, या फिर वहां पर जो कवि थे वो अपनी आश्रयदाताओं की मनोदशा का ध्यान रख करके और लेखन कार्य करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर भोग विलास, श्रृंगारिकता, स्त्री के शारीरिक अंगों का वर्णन करना, उनकी सुंदरता का वर्णन करना ये आम बात थी। वहां का जो साहित्य था उसमें सामान्य लोगों, आम जनता के सुख दुख की बातें नहीं हुई। उसके अंदर तो जो कवि होते थे वो अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए उनकी मन की रुचि को ध्यान में रखते हुए और साहित्य सृजन करते थे। तो वहां मुख्य रूप से ऐसी विशेषताएं निकल कर आती हैं कि वहां पर श्रृंगारिकता का बाहुल्य था, श्रृंगार रस की प्रधानता थी, और
अधिक छंदों का प्रयोग नहीं होता था। मुख्य रूप से एक ही छंद, दोहा छंद प्रधान था, लेकिन दोहा छंद के साथ साथ सवैया और कवित छंद का भी प्रयोग किया जाता था, यानी कि छंदों में भी वैविध्य नहीं था। ठीक है ना, छंदों के अंदर भी विविधता नहीं पाई जाती थी। तो हम यूं कह सकते हैं मध्य काल के अंदर जो साहित्य लिखा गया था उसमें बहुत सारे अवरोध थे, जड़ता थी या रूढ़िवादिता वहां पर प्रचलित थी। इस वजह से वह साहित्य बिल्कुल स्थिर और एक रस हो गया था। लेकिन ये जो नवीन दृष्टिकोण जब सामने आया तो वहां लोगों के मन में साहित्य को लेकर, दर्शन को लेकर, चित्र को लेकर नए तरह से विचार आने लगे। तो आगे चलकर हम बात करेंगे कि रीति काल की विशेषताएं क्या थी और आधुनिक काल की विशेषताएं क्या है, तभी आप लोगों को आगे के पार्ट अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है इसको कितने उपकालों के अंदर विभाजित किया गया है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो नामकरण है और जो काल विभाजन है, उपकाल विभाजन है, इसके बारे में और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। और लिंक से लिंक यानी कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई चली जाएंगी। इस वीडियो सीरीज को आप कंटिन्यू देखते हुए चलें, बड़ा आनंद आने वाला है आप लोगों को। ऐसा लगेगा कि भविष्य में आगे चलकर आप लोगों को दोबारा पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस पर आप सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। और ऐसे विद्यार्थी जो आज कोरोना काल की स्थिति में इस बुक को नहीं पढ़ पाए हैं, उन तमाम स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुंच सके, इसलिए सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लास चलवाई जा रही है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके लिए। हाँ, तो देखिए आगे हम बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पढ़ेंगे, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भी हम लोग इसको पढ़ेंगे और डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी इसका वर्गीकरण किया है, यानी हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसके उप विभाजन। तो देखिएगा डॉक्टर नगेंद्र ने यहाँ पर इसका उप विभाजन जो है एक तरह से चार तरह से इसको बांट करके समझाने की कोशिश करिए। तो देखिएगा सबसे पहले इन्होंने कहा कि पुनर्जागरण काल। क्या कहा इन्होंने? पुनर्जागरण काल। तो ये जो पुनर्जागरण काल है इसे ही हम भारतेंदु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारतेंदु युग के नाम से। और इसका जो समय इन्होंने कहा है 1900 ईस्वी तक का समय इसका स्वीकार किया है। दूसरे नंबर पर ध्यान रखिएगा, दूसरा आएगा जागरण सुधार काल। तो जागरण सुधार काल है, इसको हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं और इसका जो समय सीमा मानिए यानी 1900 ईस्वी से और 1918 ईस्वी तक का जो समय है वो क्या स्वीकार करा है? द्विवेदी युग के लिए स्वीकार किया है। ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर देखिएगा छायावादी युग। कौन सा है? छायावाद युग। ठीक है, ये जो छायावाद युग है इसको स्वच्छंदता युग भी बोलते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, कई नाम मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें 1918 ईस्वी से लेकर और 1938 ईस्वी तक का जो समय है वो किस नाम से जाना गया है? छायावाद युग के नाम से। और चौथे नंबर पर देखिएगा क्या नाम आता है? छायावादोत्तर यानी छायावाद उत्तर युग। छायावादोत्तर युग। अब इस छायावाद उत्तर युग के अंदर उन्होंने दो विश्लेषण करे हैं, यानी कि एक तो इसके अंदर कह दिया है, तो इसके अंदर प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग, प्रगति प्रयोग काल कह करके संबोधित किया है। और इसका समय 1938 से 1953। ठीक है ना, 1938 से 1953 ईस्वी तक स्वीकार किया है। और उसके बाद में ख पर है नई नवलेखन, अपन इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसमें? नवलेखन या नई कहानी, यानी 1953 ईस्वी से और अब तक। तो इस तरह से इन्होंने मुख्य तौर पर चार भागों में इसका क्या किया है? वर्गीकरण किया है। ध्यान से समझिएगा कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का उप विभाजन करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने इसे चार भागों में विभाजित किया है। यानी सबसे पहले सन 1857 से लेकर और 1900 ईस्वी तक के बीच का समय उसे पुनर्जागरण काल कह करके संबोधित किया। अब पुनर्जागरण शब्द है तो पुनः प्लस जागरण, पुनः मतलब फिर से, जागरण का मतलब है
जागृत होना, हमें फिर से जागने की आवश्यकता है, पुनर्जागरण। इसी को कुछ विद्वान पुनरुत्थान भी कहते हैं और इसे ही नव जागरण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी चर्चा हम जब भारतेंदु युग पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरे नंबर पर है 1900 ईस्वी से और 1918 ईस्वी तक का जो समय है उसे जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है, या ये कह सकते हैं इसे हम द्विवेदी युग कहते हैं। छायावादी युग 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, और छायावाद उत्तर युग के अंदर प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद काल, ये 1938 से 1953, और नवलेखन 1953 से और अब तक का जो समय है ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपकी जो नोटबुक है यानी आपकी जो बुक है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, उसके अंदर यही वाला काल विभाजन दे रखा है। हालांकि इसे अलग से दूसरे तरीके से भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि 1900 से लेकर के अब 1900 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही माना है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर हम बात करें, ये आधुनिक काल का उपविभाजन, तो आप इस तरीके से भी याद कर लेंगे। थोड़ा सा अंतर जरूर आएगा इसके अंदर भी। तो यहां पर देखिएगा, पहला हो गया भारतेंदु युग हो गया। इसका 1850 ईस्वी से और 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरे नंबर पर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपका हो गया द्विवेदी युग। तो जो द्विवेदी युग है, इस द्विवेदी युग को माना जाता है 1900 ईस्वी से और 1920 ईस्वी तक, ठीक है। और तीसरे नंबर का जो है वो आ जाता है आपका छायावादी युग आ जाता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है छायावादी युग, और छायावादी जो युग है वो 1920 से लेकर के और 1936 तक, 1920 ईस्वी से और 1936 ईस्वी तक का जो समय है वो छायावादी युग के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये छायावादी हो गया। अब यहाँ पर कुछ और अपन ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है ये 1 नंबर हो गया, ये दूसरे नंबर का हो गया, ये तीसरे नंबर का। फिर हम चौथे नंबर पर देखेगा, छायावादी हो गया, तो फिर देखेगा क्या आता है, प्रगतिवादी युग। क्या आता है, प्रगतिवादी युग। तो जो प्रगतिवादी युग है, इस प्रगतिवादी युग को हम ये कह सकते हैं 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक का जो समय है वो प्रगतिवादी युग है। और 5वें नंबर पर हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो 5वें नंबर पर है प्रयोगवादी युग। कौन सा है, प्रयोगवादी युग। तो प्रयोगवादी जो युग है वो 1943 से लेकर के और 1953 ईस्वी तक है। 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, 53 ईस्वी तक का जो समय है वो क्या कहलाता है, प्रयोगवादी युग कहलाता है। और उसके बाद में देखिएगा छठे नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं। छठे नंबर पर आ जाता है आपका नवलेखन, यानी कि नई कविता के बारे में बात होती है, नई कविता। तो नई कविता जो आएगी 1953 ईस्वी से और 1960 ईस्वी तक का समय। और फिर उसके बाद में 7 नंबर पर आ जाती है साठोत्तर कविता। क्या आ जाती है, साठोत्तर कविता। अब ये साठोत्तर कविता जो है 1960 ईस्वी से और अब तक का जो समय है वो साठोत्तर कविता के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, एक तो ये जो उप विभाजन करवाया जा रहा है इसको आप लोगों को ध्यान रख लेना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जब हम लोग आपकी बुक पढ़ना शुरू करेंगे, बुक मैं आप लोगों की पढ़ूंगा, रीडिंग करूंगा, लेकिन बाद में करेंगे। पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक बार पूरी रील आपके माइंड के अंदर सेट हो जाए कि यहाँ पर देखिएगा आधुनिक काल का जो उप विभाजन है ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है,
ठीक है। तो यहां पर देखिएगा दोनों में से एग्जाम में कोई सा भी लिख सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि आधुनिक काल का उपविभाजन जो है 4 काल खंडों के अंदर किया गया है। पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग भी कहते हैं, 1857 से 1900 ईस्वी के बीच का ये काल रहा है। और दूसरा जो चरण रहा है वो जागरण सुधार काल रहा है, जिसे द्विवेदी युग कहा जाता है। और 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का ये समय रहा है। और तीसरा जो चरण रहा है वो छायावादी युग रहा है, जिसे स्वच्छंदतावादी युग भी कहते हैं। और 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक का समय रहा है। और चौथे नंबर पर छायावादोत्तर युग रहा है, जिसमें प्रगतिवादी प्रयोगवादी काल 1938 से 1953 और नवलेखन 1953 से अब तक का समय। तो एक तो ये वर्गीकरण आप याद रख सकते हैं। अगर ये याद नहीं हो रहा आप लोगों से तो फिर ये याद कर सकते हो। तो इसके अंदर समय सीमा थोड़ी अलग है, क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने आधुनिक काल की जो आरंभिक सीमा है वो 1850 स्वीकार करिए। और 1850 ईस्वी के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और उनका जन्म वर्ष होने की वजह से ही कुछ विद्वान आधुनिक काल की जो आरंभिक सीमा है वो 1850 से स्वीकार करती हैं। हालांकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की जो काव्य धारा है उसको 3 उत्थानों के अंदर उन्होंने व्यक्त करा है। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। विक्रम संवत 1900 से 1925 तक प्रथम उत्थान, जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है। 1925 से 50 तक द्वितीय उत्थान, जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। और 50 से 75 तक ये विक्रम संवत चल रहा है, ठीक है ना। विक्रम संवत 50 से 75 तक चलेगा आपका तीसरे नंबर का, जो छायावादी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक बार यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 2 चीजों के बारे में बात करी है, आधुनिक काल के नामकरण के बारे में और आधुनिक काल के उपविभाजन के बारे में चर्चा की है। कल जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि रीति काल की काव्य की प्रवृत्तियां कौन सी थी और आधुनिक काल की प्रवृत्तियां कौन सी है। फिर हम बात करेंगे कि आधुनिक काल का जो उदय हुआ है उसकी पृष्ठभूमि में कौन कौन सी घटनाएं रही हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, किसी भी कालखंड का जब नामकरण किया जाता है या उसकी सीमा का अंकन किया जाता है तो एक साथ ना तो काल का सीमा का कभी अंकन हो सकता है ना कभी होना संभव है। जो आधुनिक काल हम देख रहे हैं आज साहित्य के अंदर वह पिछले 100 वर्षों से बदलाव की प्रक्रिया से गुजर करके आज सामने आया है। जब सन 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था और वहां पर अंग्रेजों ने एक तरह से सिराजुद्दौला को हरा दिया था प्लासी के युद्ध में, तो वहां पर बंगाल के अंदर उनका कब्जा हो गया था। फिर धीरे धीरे चल करके बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी के अंदर, फिर कड़ा का युद्ध हुआ, फिर लासवारी का युद्ध हुआ। तो इस तरह से वहां अंग्रेजों की नींव मजबूत होती गई। तो वहां देखिएगा किसी भी कालखंड की जब हम नामकरण करते हैं तो वहां राजनीतिक परिस्थितियां, उनकी धार्मिक परिस्थितियां, ठीक है ना, सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, इन सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हुए मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करना चाह रहा हूं जिसको सुन करके आप इस आधुनिक काल के इतिहास को पूरी तरह से सीख जाएं। तो एक निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।